जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और यकीनन सीरीज़ बड़ी मज़ेदार चल रही है। पता नहीं सुनने वालों को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे तो बोलने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो कोशिश यही है कि सब लोग इंजॉय करें और मालूमात में इजाफ़ा भी हो। और ये जो 1 घंटे का हमारा लेक्चर होता है, इसमें पढ़ाई जो होती है, जो नॉलेज है, वो पता नहीं क्यों एक हमारे जहन में है, स्टूडेंट्स के जहन में, कि बड़ी कोई बोरिंग चीज़ है। जबकि मैं सबसे ज़्यादा इंजॉय इसी टाइम को करता हूँ जिस वक्त या तो मैं पढ़ रहा होता हूँ या मैं पढ़ा रहा होता हूँ। पूरा दिन मुझे ये सबसे ज़्यादा वक्त अच्छा लगता है। एक छोटा सा वाक़या भी जल्दी से शेयर करूँ और फिर टॉपिक पे आता हूँ। काफ़ी सारी बातें करनी होती हैं और हमारा जो टाइम होता है वो पता नहीं कैसे गायब हो जाता है और बातें वहीं रह जाती हैं। एक बच्ची आई थी हमारे पास पढ़ने के लिए, एकेडमी की बात कर रहा हूँ। तो बच्ची ने दो दो दिन हमारी एकेडमी ज्वाइन की। तीसरे दिन जब उसके फादर जो हैं वो आए हिसाब किताब करने, कुछ वो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो करने। तो अब हमारे सामने फादर ने बच्ची से पूछा कि जी 2 दिन आपने एकेडमी अटेंड की है, तो मज़ा आया कि नहीं आया? तो बच्ची ने जवाब दिया, हम सब बैठे हुए हैं, बच्ची ने जवाब दिया, कहती कहती पढ़ाई में कैसा मज़ा, पढ़ाई में क्या मज़ा। तो सब लोग हंसना शुरू हो गए और उसका फादर काफ़ी वो एम्बैरस भी हुआ। तो अब आप देखें ये जुमला कितना अजीब जुमला है बच्चे का कि जी बाप पूछ रहे हैं कि 2 दिन आपने एकेडमी में पढ़ाई की है, मज़ा आया? तो बच्चा कह रहा है पढ़ाई में ऐसा क्या मज़ा आ सकता है, क्या हो सकती है पढ़ाई मैक्सिमम। तो ये बड़ी अजीब सी हमारी जो है मेंटालिटी एक डेवलप हुई हुई है। मज़े का मतलब पता नहीं शायद हम क्या लेते हैं। तो बहरहाल जी हम शुरू करते हैं अपनी बात को। आज मैंने चूज़ किया है सोलर सिस्टम के अंदर जितने सैटेलाइट्स हैं, जितने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिनको हम मून्स भी कहते हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे। यकीनन डिटेल्स तो बहुत लंबी चौड़ी हैं, लेकिन आज जितना हो सकेगा हम इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं। मून का मतलब ये होता है, या सैटेलाइट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द रोटेट कर रहा हो, रिवॉल्व कर रहा हो, उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। इवन ये अर्थ जो है, इसके लिए भी वर्ड सैटेलाइट हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अर्थ सन के गिर्द घूम रही है। तो अर्थ जो है वो सन का एक सैटेलाइट है। लेकिन अर्थ के गिर्द एक और ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो वो हमारा सैटेलाइट है। और सिर्फ अर्थ के मून को मून कहा जाता है, उसका नाम ही मून है। लेकिन बाकी जितने प्लैनेट्स के जो मून्स हैं या जो सैटेलाइट्स हैं उनके अलग अलग नेम्स हैं। तो हमारा जो मून है दैट इज़ दी मून, जो एक्चुअली जो जिसके लिए वर्ड मून इस्तेमाल हम करते हैं, वो सोलर सिस्टम में एक प्रोमिनेंट उसकी पोजीशन है हमारे मून की, जिस पे अभी मैं थोड़ी सी बात डिटेल में करूँगा। लेकिन बाकी एक दफ़ा ज़रा सारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स और डॉर्फ प्लैनेट्स जो हैं, उनके मून्स की तादाद जो है वो यहाँ पर मैंने लिखी है। एक दफ़े इस पर एक नज़र डालते हैं, फिर अगली बात करते हैं। ये बड़ी कॉमन सी नॉलेज है, हम सब जानते हैं कि मरकरी और वीनस जो हमारे दोनों शुरू के प्लैनेट्स हैं, उनके कोई मून्स नहीं हैं या उनके कोई सैटेलाइट्स नहीं हैं। हमारा एक मून है दैट इज़ दी मून। मार्स जो है उसके 2 सैटेलाइट्स हैं या 2 मून्स हैं। जुपिटर जो है वो 95 पर है, कुछ इसमें अनकन्फर्म्ड मून्स भी हैं। सैटर्न जो है उसका 146 काउंट है। यूरेनस का काउंट जो है, यूरेनस के गिर्द जो सैटेलाइट घूम रहे हैं वो 28 हैं। और नेपच्यून के 16 सैटेलाइट्स हैं जो नेपच्यून के गिर्द घूम रहे हैं। और जब तक सोलर सिस्टम में हम 9 प्लैनेट्स माना करते थे 2006 से पहले, तब प्लूटो 2006 तक या उससे पहले तक, जब तक प्लूटो को एक प्लैनेट मानते थे, तब साथ साथ ये भी मानते थे कि प्लूटो का एक मून है और इस एक मून का नाम है कैरॉन। CHARON, कैरॉन इसको प्रोनाउंस किया जाता है। कुछ जगहों पर मैंने शेरॉन की प्रोनाउंसिएशन भी सुनी है और पढ़ी है, और कैरॉन की प्रोनाउंसिएशन भी मैंने सुनी है। इवन ये काफ़ी अच्छा, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ये ग्रीक मिथोलॉजी से आते हैं। ये वर्ड जो हैं ये डिफरेंट लैंग्वेजेस से आते हैं, तो इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, इवन वो सिर्फ हमारा इशू नहीं है, इवन वेस्ट वाले खुद भी इनको ठीक प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ प्रोनाउंसिएशन जो है, कोशिश हम करते हैं कि हमारी ठीक हो, लेकिन अगर कुछ आगे पीछे हो भी जाता है तो आई थिंक इट्स ओके। जो असल बात है उस पर आना चाहिए। तो प्लूटो का एक सैटेलाइट था उस वक्त तक जब तक हम इसको 9th प्लैनेट मानते थे। लेटर फिर हमने और भी सैटेलाइट्स डिस्कवर कर लिए, तो इस वक्त प्लूटो के 5 सैटेलाइट्स हैं। लेकिन ये याद रहे कि प्लूटो खुद एक प्लैनेट नहीं है, बल्कि प्लूटो जो है वो एक डॉर्फ प्लैनेट है।
तो अब ये जो प्लैनेट्स हैं, इनके जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, उनकी तादाद तो मैंने यहाँ आपको बता दी है। इसके साथ साथ जो हमारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, उनकी भी आप देख सकते हैं तादाद सैटेलाइट्स की। एक हमारा ड्वार्फ प्लैनेट है आयरस, इसका एक ही सैटेलाइट है, और ये इस पे फिर अभी तफसील से इस पे मैं बात करूँगा। सेडना, सेरेस, सेरेस को तो हम सब जानते हैं, इस पे मैंने बात भी की है। सेरेस जो है ये मार्स और जुपिटर के बीच में हमारा एक ड्वार्फ प्लैनेट है, इसका अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। ऑर्कस, ये भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है, इसका एक सैटेलाइट है। प्लूटो के 5 हैं, ह्यूमिया के 2 हैं, क्वाओर का 1 है, माके इसका भी 1 है, और गोंग इसका भी 1 है। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं, अब ये प्लैनेट्स के गिर्द घूमते हैं, और ये सैटेलाइट्स जो हैं ये आए कहाँ से हैं, इस पर भी अब लंबी चौड़ी बहस हो सकती है। तो मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ, अब सीक्वेंस से मैं आगे चलूँगा। अर्थ जो है, अर्थ का जो मून है वो अर्थ की निस्बत काफ़ी बड़ा है। यानी अर्थ और मून का जो सिस्टम है उसमें मून का साइज इतना है, ऐसा है कि ऐसा लगता है जैसे ये खुद एक प्लैनेट हो। सो कभी कभी हम अर्थ और मून को एक डुअल प्लैनेट सिस्टम भी कह देते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि मून जो है, चूंकि वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, बहुत बड़ा है, तो ज़मीन से काफ़ी अच्छा नज़र भी आता है, और एस्ट्रोनॉमी जो भी पढ़ता है उसका पहला टारगेट मून होता है। डायरेक्ट देखना हो या इवन सेलफोन हो या टेलीस्कोप्स हो, तो सबसे पहली जो फोटोग्राफी का टारगेट है वो मून है। मून की थ्योरी ये है, मून के बारे में ये अभी कंफर्म, ऑलमोस्ट कंफर्म ही है, जब तक कोई और बात नहीं आती, कि मून अर्थ का ही हिस्सा था। यानी अर्थ जो है, प्लैनेट अर्थ, इसके साथ कोई चीज़ आके, किसी चीज़ ने आके हिट किया और इसके मटेरियल को तोड़ के अलग किया, जो कि मून की शक्ल इख्तियार कर गया। काफ़ी टाइम लगा अर्थ के ऑर्बिट में ये मून आस्ता आस्ता फॉर्म होता चला गया उस मटेरियल से जो अर्थ से ही निकला है। और इस बात का काफ़ी प्रूफ जो है वो हमारे पास मौजूद है, क्योंकि हमने मून की रॉक्स के सैंपल्स जो हैं वो भी देखें। अपोलो मिशंस जो हैं वो चांद से सैंपल्स लेकर आए थे, तो काफ़ी हद तक वो सैंपल्स जो हैं वो हमारे प्लैनेट अर्थ के साथ मैचिंग हैं। आज के नहीं, पुरानी जो प्लैनेट अर्थ है, जो हमारी प्लैनेट अर्थ की पुरानी जो कंडीशन थी उसके साथ वो सारे सैंपल्स जो हैं वो मैचिंग है। लिहाजा ये बात अभी तकरीबन का फाइनल है कि मून हमारा हिस्सा हुआ करता था। लेकिन मार्स के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि मार्स के जो सैटेलाइट्स हैं वो मार्स का हिस्सा हुआ करते थे फिर मार्स से अलग हो गए, ऐसा नहीं है। मार्स के जो 2 सैटेलाइट्स हैं, बड़े मशहूर सैटेलाइट्स हैं, फोबोस एंड डीमोस। तो फोबोस और डीमोस जो हैं ये ऐसा महसूस होता है कि कोई एस्टेरॉयड्स थे, यानी अलग से ऑब्जेक्ट्स थे सोलर सिस्टम के, जो मार्स की ग्रेविटी में कैप्चर हुए हैं। लिहाजा फोबोस और डीमोस जो हैं, और ख़ास तौर पे इन दोनों की आपस में भी कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है। यानी फोबोस और डीमोस अलग अलग 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। और ख़ास तौर पे ये दोनों जो सैटेलाइट्स हैं मार्स के, इनकी अगर आप फोटोग्राफ्स देखें तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, कुछ माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि ऐसा महसूस होता है जैसे ये कोई स्पेस क्राफ्ट्स हों। यानी ये आपको पता है वो फिर एलियंस वाला चक्कर जो है कि फोबोस और डीमोस जो हैं ये कोई स्पेस क्राफ्ट्स हैं, कोई स्पेस स्टेशंस हैं, ये आर्टिफिशियली बिल्ट हैं, और इनको ऑर्बिट में एलियंस ने रखा होगा अपने काम के लिए, और फिर जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो ये अभी भी ऑर्बिट में। यानी एक ये बात भी जो है की जाती है, क्योंकि इनकी सरफेस के फीचर्स बहुत अजीब हैं। और मार्स के दोनों सैटेलाइट्स जो हैं उनका साइज़ बहुत कम है, बहुत छोटा है, इतना छोटा है जितने हमारे सिटीज़ जो हैं उनके साइजेज़ हैं, उतने उतने तो वो दोनों सैटेलाइट्स हैं, फोबोस भी और डीमोस भी। अच्छा, फोबोस और डीमोस से रिलेटेड मैं कुछ इमेजेस आपसे शेयर करूंगा, और चूंकि बात को तेज़ी से आगे लेके जाना है, 2 जुमले बंदा बोलता है और साथ ही टाइम की तरफ जब देखता है तो टाइम जो है वो बड़ा तेज़ी से आगे जा रहा होता है। तो कोशिश होती है जी जल्दी जल्दी आपसे शेयर की जाए चीज़ें। अब ये मैं इमेज आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसको ज़रा देखें। ये जो नासा के खलाई जहाज़ हैं, नासा की जो रोवर्स हैं जो मार्स की सरफेस पे खड़ी हैं, और बहुत सारी रोवर्स मार्स की सरफेस पे गई, और 2 इस वक्त भी एक्टिव हैं, दैट इज़ क्यूरियोसिटी और परसवेरेंस। तो ये जो इमेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये परसवेरेंस रोवर के इमेजेस हैं, और जिसमें आप देख सकते हैं कि
ये जो मार्स के मून्स हैं ये सन के आगे से गुजर रहे हैं, यानी इक्लिप्स आप इसको कह सकते हैं, सोलर इक्लिप्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मार्स। तो ये इमेज आई होप कि आप देख सकते होंगे जी वाज़े तौर पे। फोबोस का जो इमेज है आप देख सकते हैं, फोबोस मार्स से ज़रा करीब है और फिर भी वो इतना बड़ा नहीं है कि वो सन को मुकम्मल तौर पे छुपा सके। लेकिन डीमोस जो है ये तो वैसे तो छोटा भी है और मार्स से दूर भी है। तो जब ये डीमोस सन के आगे से गुजरता है तो कुछ इस तरह नज़र आता है मार्स की सरफेस से। तो ये दोनों इमेजेस जो हैं ये परसेवेरेंस रोवर के हैं, उसने भेजे हैं जिसमें इन सैटेलाइट्स को मार्स के आगे से गुजरता हुआ दिखाया गया। तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हम मार्स की सरफेस से भी सोलर इक्लिप्स को देख रहे हैं और डेफिनेटली ये बिल्कुल एक और इमेज आप देख सकते हैं, ये जो है फोबोस ये सन के आगे से गुजर रहा है। दैट इज़ अगेन इमेज सेंट बाय परसेवेरेंस रोवर। अच्छा, एक और बात यहाँ कंफर्म कर दूं कि परसेवेरेंस रोवर से पहले क्यूरियोसिटी रोवर और उनसे भी पहले स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर्स जो हैं उन्होंने भी ये मनाजिर देखे हैं, यानी उन्होंने भी मार्स के मून्स को सन के आगे से गुजरते हुए देखा है। और हाँ, अब आज का मौजू तो नहीं है हमारा, लेकिन आप इस इमेज में एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि ये जो इमेज है जो कि बेसिकली इक्लिप्स का इमेज है मार्स की सरफेस से, इसमें सन के ऊपर जो स्पॉट्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। सन स्पॉट्स जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम ना सिर्फ अर्थ से बल्कि हम मार्स की सरफेस से भी सन स्पॉट्स को देख सकते हैं। और मार्स की सरफेस से जब हम सन स्पॉट्स को देखते हैं तो वो एक सॉर्ट ऑफ एक हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे देता है, यानी आप एक ही चीज़ को जब दो एंगल से देखते हैं तो आप उसको और बेहतर तरीके से उसमें रिसर्च कर सकते हैं। ये फिर हमारी जो 3D फोटोग्राफी है फिर उस हवाले से बात को हम आगे लेके जा सकते हैं किसी वक्त। अच्छा जी, मार्स की ये दोनों सैटेलाइट्स जो हैं फोबोस और डीमोस, इनके जो ऑर्बिट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ऑर्बिट्स डिग्रेड हो रहे हैं। डिग्रेड होने का मतलब ये है कि इन फ्यूचर ये कहा जा रहा है, ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि ये दोनों सैटेलाइट्स जो हैं ये मार्स के अराउंड रोटेट रिवॉल्व नहीं करेंगे और कभी ना कभी ये मार्स की सरफेस पे गिर जाएंगे। ऑर्बिट क्यों नहीं होता स्टेबल? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे आसपास जो प्लैनेट्स हैं उनकी ग्रेविटी असर कर रही होती है और बहुत सारी और चीज़ें, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, जैसे कि ग्रेविटी खुद जो है उसकी नेचर इस तरह की है कि हमेशा ऑर्बिट जो है वो डिग्रेड होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऑर्बिट डिग्रेड होता है। अच्छा, कभी कभी ये रिवर्स डिग्रेड भी होता है, कभी वो जो घूमने वाली चीज़ है वो सेंट्रल प्लैनेट के करीब आती है और कभी दूर भी जाना शुरू कर देती है। हमारे मून के केस में ऐसे ही है, हमारा मून हमसे करीब नहीं आ रहा, दूर जा रहा है। तो हर साल हमारा मून हमसे तकरीबन कोई अराउंड 10 सेंटीमीटर दूर चला जाता है। तो अब ये दोनों इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, कभी कभी ऑर्बिट करीब आना शुरू कर देता है और कभी कभी ऑर्बिट दूर जाना शुरू कर देता है। तो हमारा मून हमसे दूर जा रहा है, जबकि मार्स के मून्स जो हैं वो उस पर क्रैश हो जाएंगे आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, बट इवेंचुअली वो क्रैश हो जाएंगे। एंड देन कमिंग बैक टू प्लैनेट जुपिटर, सैटेलाइट्स का जिक्र हो रहा हो और जुपिटर का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? जुपिटर के 95 सैटेलाइट्स हैं जो उसके गिर्द घूम रहे हैं और इन 95 सैटेलाइट्स में 4 प्रोमिनेंट सैटेलाइट्स हैं जो हम सब जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गैलीलियन सैटेलाइट्स। और नाम इनका गैलीलियन सैटेलाइट्स इसी वजह से है क्योंकि गैलीलियो ने इनको डिस्कवर किया था इन 1608 और 1609 ये वाला टाइम था। अच्छा, ये जो 4 सैटेलाइट्स हैं इनमें मैं इनके नाम दोहरा देता हूँ। ये जो जुपिटर की बात हो रही है जनाब, जुपिटर के जो सैटेलाइट्स हैं 4, गैनीमीड, कैलिस्टो, यूरोपा एंड आयो। ठीक है, ये तो जितने भी एस्ट्रोनॉमी लवर्स हैं सबको इनके नाम पता है और इन 4 के बारे में वो जानते हैं। रिपीट कर देता हूँ, गैनीमीड, कैलिस्टो, यूरोपा एंड आयो। इनमें ये जो गैनीमीड है, ये गैनीमीड ना सिर्फ जुपिटर के अराउंड सबसे बड़ा सैटेलाइट है बल्कि इतना सोलर सिस्टम में इतना बड़ा कोई सैटेलाइट नहीं है, यानी इसका डायमीटर जो है वो इतना ज़्यादा है कि मरकरी से भी ज़्यादा है और मार्स के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब ये चारों सैटेलाइट्स जो हैं ये जुपिटर के अराउंड जब गर्दिश कर रहे होते हैं तो इनके जो ऑर्बिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ
रेजोनेट करते हैं। रेजोनेट करने का मतलब, मैं पहले भी इस पे बात थोड़ी सी कर चुका हूँ। रेजोनेट करने का मतलब ये होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, इस बात को ज़रा सुने, और बेहतर तो ये होता है कि जितने स्टूडेंट्स हैं, जो लोग भी सुन रहे हैं, वो लिखते भी जाएं साथ साथ। रेजोनेंस का मतलब ये है कि जैसे दो चीज़ें जब किसी चीज़ के गिर्द घूम रही हों, तो ये दोनों चीज़ें आपस में भी क्लोज हैं, लाजमी बात है। तो इन दोनों की ग्रेविटी भी एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होती है। जैसे कि जुपिटर के 4 सैटेलाइट्स जुपिटर के गिर्द तो घूम रहे हैं, लेकिन आपस में भी इनकी ग्रेविटी एक दूसरे के साथ असरअंदाज होती है, एक दूसरे पर ये फर्क डालते हैं। लेकिन अगर सन की हम एग्जांपल ले लें, जैसे सन के गिर्द जो 8 प्लैनेट घूम रहे हैं, तो 8वां जो प्लैनेट है उसकी ग्रेविटी मरकरी के ऊपर को खास असरअंदाज नहीं होती है, ऐसे हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं। लिहाजा रेजोनेंस उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है जो किसी दूसरी चीज के गिर्द घूम भी रहे हो और आपस में भी करीब हो। अब जुपिटर के चारों सैटेलाइट जो हैं, इनमें रेजोनेंस है। कैसा रेजोनेंस है? रेजोनेंस को हम ऐसे बयान करते हैं जैसे अभी मैं करने लगा हूं, 1-3, 2-3, 2-5 या 3-5, इस तरह के रेजोनेंस। अब एक मिसाल देता हूं जल्दी से। अगर मैं आपसे कहूं कि जी जुपिटर के 2 सैटेलाइट्स के बीच में, जैसे ये प्लैनेट जुपिटर है, एक सैटेलाइट ये है, एक सैटेलाइट ये है, और हम जानते हैं कि जो सैटेलाइट दूर होता है उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जी ये वाला सैटेलाइट जो है, ये और ये, इनमें 3:2 की रेशो है, 3:2। अब इसका क्या मतलब होगा कि एक सैटेलाइट 3 दफा जुपिटर के गिर्द घूमेगा तो दूसरा 2 मरतबा घूमेगा, एग्जैक्ट 2 टाइम्स। यानी एक ने 3 चक्कर लगाए, उसी वक्त दूसरे ने 2 चक्कर लगाए। इसको कहते हैं 3:2 रेजोनेंस। अगर मैं कहूं कि जी किसी दो चीजों के बीच में 1:3 का रेजोनेंस है, तो इसका मतलब ये होगा कि जी एक ने 1 चक्कर लगाया, उस दौरान दूसरे ने 3 चक्कर लगाए। अब ये जो रेजोनेंस है, ये जुपिटर के सैटेलाइट्स के बीच में है, और जब रेजोनेंस शुरू हो जाता है तो फिर इससे हटके कोई और ऑर्बिट्स बन भी नहीं सकते हैं। यानी जिन ऑर्बिट्स में वो अभी हैं, इनसे हटके और किसी ऑर्बिट के अंदर वो हो भी नहीं सकते थे। लिहाजा ये जो जुपिटर के सैटेलाइट्स हैं, चारों सैटेलाइट्स, ये बड़े ज़बरदस्त सैटेलाइट्स हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। और स्पेशली अगर मैं इसमें से जिक्र करूं आयो का, आयो, तो आयो बड़ा मशहूर है वॉल्केनिज्म में, और आयो के ऊपर बड़े बड़े वॉल्केनोज हैं। ये वॉल्केनोज जो हैं, ये सल्फर बाहर फेंकते हैं, और जब सल्फर बाहर निकलती है वॉल्केनो से, तो चूंकि आयो का साइज ठीक है, काफ़ी बड़ा साइज है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आयो जो है कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, बड़ा साइज है। लेकिन बड़ा का भी मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल किसी प्लैनेट जितना बड़ा है, ऐसा नहीं है। तो उसकी जो ग्रेविटी है, विच इज़ द लो ग्रेविटी, उसमें ये जो सल्फर है, ये जब निकलती है तो ऐसे कोई चंद फुट या चंद मीटर नहीं, बल्कि कई किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर ऊपर जाती है। और अगर आप ये इमेज देखें, ये वाला जो इमेज है, अगर आप इसको देखें, आयो के इमेज को मैं आपको सिर्फ एक डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। आयो जो है, उसके ऊपर अगर आप उसके वो इमेजेस देखें जो खलाई जहाज़ों ने हमें भेजे हैं या इवन टेलीस्कोप्स ने लिए हैं, तो इस तरह की आपको उसके ऊपर मशरूम की शक्ल की छतरियाँ जो हैं बनी हुई नज़र आती हैं, अम्ब्रेलास बने हुए नज़र आते हैं, इस तरह। और ये बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये वॉल्केनोज इरप्ट हुए में, और ये वॉल्केनोज इतने प्रोमिनेंट हैं कि आपको पूरे जो सैटेलाइट है उसके साइज़ के लिहाज से आपको दूर से नज़र आते हैं कि हाँ वाकई ये एक कोई चीज़ इसमें से इरप्ट हुई हुई है। ये जो सैटेलाइट्स हैं, ये जो वॉल्केनोज हैं आयो के ऊपर, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ये सुना कि जी आयो के ऊपर वॉल्केनिज्म है, और अर्थ के बाद पहली ऐसी चीज़ हमने डिस्कवर की थी जिसके ऊपर वॉल्केनोज हैं, तो मेरा ख्याल था कि होगा कोई एक वॉल्केनो होगा, ज़्यादा 2 होंगे जो बाहर अपना मटेरियल फेंक रहे होंगे। लेकिन यकीन माने, मैं तो बहुत हैरत ज़दा हुआ कि आयो के ऊपर 300 प्लस वॉल्केनोज हैं। एक्टिव वॉल्केनोज की बात कर रहा हूँ, 300 प्लस एक्टिव वॉल्केनोज आयो के ऊपर हैं, और उसमें से एक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और बहुत ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सल्फर को उठा के बाहर फेंकता है। ये वाला जो वॉल्केनो है जी, इसको कहा जाता है टेविस्टार। ये टेविस्टार वॉल्केनो है, और
मेरा ख्याल ये है, जहाँ तक मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो ये एक हिंदी ओरिजिन का वर्ड है, टवेस्टार। अगर इसकी उनकी कुछ और प्रोनाउंसिएशन हो तो मैं कुछ इसमें कंफर्म नहीं हूँ, बट ये टवेस्टार कहलाता है। ये सबसे बड़ा वॉल्केनो है, और जब ये इरप्ट होता है तो इवन यहाँ से बैठ के आप टेलीस्कोपिकली भी उसको देख सकते हैं। जो टेलीस्कोप पूरे आयो को दिखा सकती है तो वो वॉल्केनो को भी दिखाती है। अच्छा, अब ये जो वॉल्केनिज्म हो रहा है इसके ऊपर, आयो के ऊपर, इस तरह का वॉल्केनिज्म तो हमने और कहीं नहीं देखा। इस तरह का तो नहीं देखा जिसमें मोल्टन मटेरियल बाहर निकल रहा हो। लेकिन फिर हमने यही अमल इनसेलेडस में देखा। इनसेलेडस कौन सा सैटेलाइट है? इनसेलेडस जो है वो सैटर्न का सैटेलाइट है, उसमें भी हमने ये अमल देखा। लेकिन इनसेलेडस जो है उसने कोई मोल्टन मटेरियल बाहर नहीं फेंका, बल्कि इनसेलेडस ने पानी के क्रिस्टल्स को बाहर फेंकना शुरू किया हुआ है। यानी उसका जो वॉल्केनो है, उसको वॉल्केनो भी पता नहीं कहना ठीक है कि नहीं, लेकिन इसने पानी के क्रिस्टल्स को बाहर फेंकना शुरू किया हुआ है। और इसको किसने डिस्कवर किया? इसको अर्थ से टेलीस्कोप्स ने भी कंफर्म किया, लेकिन एक्चुअली इसकी बड़ी जो अच्छी पिक्चर्स हैं वो उस स्पेसक्राफ्ट ने भेजी हैं जो सैटर्न के ऑर्बिट में था। आई होप हम सब जानते हैं कैसीनी स्पेसक्राफ्ट जो सैटर्न के ऑर्बिट में था, उसने इसकी बेहतरीन तस्वीर जो है वो हमें भेजी हैं। और अब मैं एक और सैटेलाइट का नाम लेने लगा हूँ जी, तो तवज्जो रखना जी, मैं अब किसकी बात करने लगा हूँ। तो वॉल्केनिज्म हमें कहाँ नज़र आया? अर्थ के बाद। अर्थ के मून पे वॉल्केनिज्म नहीं है इस वक्त एक्टिव। अर्थ के बाद जो नेक्स्ट हमें वॉल्केनिज्म नज़र आया वो जुपिटर के आयो के ऊपर नज़र आया। उसके बाद फिर सैटर्न के सैटेलाइट एनसेलेडस पे हमें नज़र आया वॉल्केनिज्म। और उसके बाद हमें नेपच्यून का सैटेलाइट है ट्राइटन। अब इसमें कंफ्यूज ना हो, सैटर्न का एक सैटेलाइट है बहुत बड़ा, उसका नाम है टाइटन, और नेपच्यून का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है ट्राइटन। तो ट्राइटन के ऊपर हमें जो है वॉल्केनिज्म मिला है, ट्राइटन के ऊपर। तो अब अगर मैं काउंट करूं तो टोटल 3 ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिनके ऊपर वॉल्केनिज्म जो है वो हमें मिला है। ट्राइटन के ऊपर मिला है, और एनसेलेडस के ऊपर मिला है, और आयो के ऊपर हमें वॉल्केनिज्म मिला है। और ये भी मेरे लिए एक सरप्राइज था कि ट्राइटन के ऊपर भी वॉल्केनिज्म हो रहा है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम जल्दी से स्विच कर जाते हैं वापस सैटर्न के ऊपर। और अभी मैंने सैटर्न के एक सैटेलाइट का जिक्र किया जिसका नाम था इनसेलेडस। इनसेलेडस कोई ज़्यादा बड़ा सैटेलाइट नहीं है, लेकिन सैटर्न का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है उसका नाम है टाइटन। मैं थोड़ी सी बात करूंगा टाइटन के हवाले से। सो टाइटन विच इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न, और सोलर सिस्टम के भी चंद बड़े सैटेलाइट्स में से एक है। 5150 किलोमीटर्स इसका डायामीटर है। और अगर मैं भूल नहीं रहा, क्योंकि सैटेलाइट्स की तादाद 300 के करीब है, सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा हैं सोलर सिस्टम में, तो अगर मैं भूल नहीं रहा तो मेरा ख्याल है जी टाइटन सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है, नहीं तो थर्ड होगा एटलीस्ट, इतना ही है। गैनीमीड है, और गैनीमीड के बाद मेरा ख्याल है जी टाइटन शायद, आई थिंक इट इज़ सेकंड लार्जेस्ट, आई एम ऑलमोस्ट श्योर। अच्छा, टाइटन वाहिद एक सैटेलाइट है, किसी अर्थ के सैटेलाइट से हट के ये वाहिद सैटेलाइट है जिसके ऊपर हमारा खलाई जहाज़ लैंड कर चुका है। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग हुई है टाइटन के ऊपर, और दैट वाज इन 2024। और 2024 में एक छोटा सा सैटेलाइट, छोटा सा स्पेसक्राफ्ट, 1.3 मीटर्स टोटल उसका साइज था, जिसका नाम था हॉयगेंस प्रोब। हॉयगेंस, अच्छा, ये जो वर्ड प्रोब है ये कोई नाम नहीं है किसी चीज़ का। प्रोब कहते हैं किसी चीज़ को खोजना, तो अक्सर खलाई जहाज़ को भी हम प्रोब कह देते हैं। ये जब कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तो उसके लिए भी हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, प्रोबिंग, प्रोब करना। तो प्रोब का मतलब होता है कोई खलाई जहाज़। तो ये जो हॉयगेंस प्रोब था, ये हॉयगेंस खलाई जहाज़ था, ये कैसीनी स्पेसक्राफ्ट के साथ अटैच होकर सैटर्न तक गया था। कैसीनी स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के ऑर्बिट में चला गया, और हॉयगेंस प्रोब टाइटन की तरफ चला गया। अब ये सीक्वेंस जो है, कभी मौका मिले तो सिर्फ इस सीक्वेंस के ऊपर मैं आपको तफसीलात बताऊं कि ये सीक्वेंस कितना ज़बरदस्त सीक्वेंस था, और कितना टेक्नोलॉजिकली कितना ज़बरदस्त इसको एग्जीक्यूट किया गया। यहाँ से खलाई जहाज़, अब चलें, बात शुरू हुई है तो सुने ज़रा, थोड़ी सी तवज्जो रखना, और ये बात थोड़ी सी हट के
मैं करने लगा हूँ आज के मौजू से थोड़ी सी हटके। और अच्छा जी, थोड़ा सा जी हम अलग जाने लगे। तो जब ये हमारा मिशन जिसका नाम था कैसीनी हॉयगन्स मिशन, कैसीनी हॉयगन्स मिशन, जिसमें 2 खलाई जहाज हैं। मेन स्पेसक्राफ्ट का नाम है कैसीनी और इसके साथ एक छोटा खलाई जहाज अटैच है जिसका नाम है हॉयगन्स। सो हियर वी हैव प्लैनेट सैटर्न, और प्लैनेट सैटर्न जो है जनाब विद इट्स ब्यूटीफुल रिंग सिस्टम, वी ऑल नो दैट। और अगर हम सैटर्न के रिंग्स को देखें तो आपको ये भी पता है कि सैटर्न के रिंग्स में बीच में गैप्स भी हैं और बीच में डिवीजन्स भी हैं। 2 डिवीजन्स तो कितनी मशहूर हैं, एक को हम कहते हैं कैसीनी डिवीजन और एक को हम कहते हैं एंकेज डिवीजन। सैटर्न के रिंग्स जो हैं उनके बीच में 2 गैप्स नजर आते हैं, एक बड़ा गैप है एक छोटा गैप है। कैसीनी डिवीजन, एंकेज डिवीजन। एंड सपोज हियर वी हैव सैटर्न राइट नाउ, sorry, that is Titan. This is Saturn. This is its largest satellite Titan. इधर से अब ये सीक्वेंस कुछ ऐसे हमने एग्जीक्यूट किया। इधर से हमारे खलाई जहाज ने अप्रोच किया, और खलाई जहाज ने जो अप्रोच किया, कौन सा खलाई जहाज? कैसीनी हॉयगन्स, यानी दोनों खलाई जहाज आपस में अटैच हैं। और कुछ वक्त पहले ये जो कैसीनी खलाई जहाज है इसने हॉयगन्स को अलग किया, तो हॉयगन्स अपने रास्ते पे चला गया, कैसीनी जो है वो अपने रास्ते पे चला गया। और हॉयगन्स प्रोब जो है वो जब टाइटन के ऊपर उतरा, हॉयगन्स प्रोब, तो टाइटन के ऊपर उतरते वक्त उसने सारी अपनी इंफॉर्मेशन कैसीनी को दी। कैसीनी ने उस सारी इंफॉर्मेशन को अर्थ की तरफ भेजा, और हमने पहली मर्तबा किसी और प्लैनेट के मून की सरफेस के ऊपर लैंडिंग को देखा। और अभी मैं तफसील में जाता हूं। तो हॉयगन्स प्रोब जो है वो टाइटन पे चला गया। अब अगली बात सुनना बहुत तवज्जो से जी। ये जो है ये हमारा कैसीनी खलाई जहाज है, ये जा रहा है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब कोई खलाई जहाज किसी प्लैनेट को अप्रोच करता है तो उसको अपनी स्पीड को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर वो अपनी स्पीड को एडजस्ट नहीं करेगा तो वो प्लैनेट को मिस कर जाएगा, आगे भाग जाएगा, आगे चला जाएगा। लिहाजा इसको क्या करना पड़ेगा? अपनी स्पीड को एडजस्ट करना पड़ेगा। जब ये अपनी स्पीड को एडजस्ट करेगा तो ये उस प्लैनेट के ऑर्बिट में आ जाएगा। कैसीनी स्पेसक्राफ्ट ने अपनी स्पीड को कहाँ एडजस्ट किया? अच्छा, बाय द वे, स्पीड एडजस्ट कैसे होती है? रॉकेट थ्रस्टर्स होते हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फायर किए जाते हैं ताकि खलाई जहाज को थोड़ा सा स्लो किया जाए। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि कैसीनी स्पेसक्राफ्ट जब अपने रॉकेट थ्रस्टर्स को फायर कर रहा था और अपनी स्पीड को स्लो कर रहा था, एट दैट टाइम ये कैसीनी डिवीजन में से गुजर रहा था। इट वॉज पासिंग बिटवीन द रिंग्स ऑफ सैटर्न जब कैसीनी प्रोब ने अपनी स्पीड को एडजस्ट किया। और 53 मिनट्स का इसका रॉकेट का बर्न था, इसका थ्रस्टर का बर्न था, और 53 मिनट में इसने अपनी स्पीड को स्लो किया। ड्यूरिंग दैट टाइम सारे, वो अंग्रेजी की एक कहावत भी है, अंग्रेजी का एक फ्रेज भी है कि क्रॉस द फिंगर्स, पता नहीं इस तरह करने से शायद पता नहीं कोई बलाएं टल जाती हैं कि क्या, I have crossed my fingers. So everybody was crossing their fingers while the Cassini probe was reducing its speed, और वो उस वक्त कैसीनी डिवीजन के बीच में से गुजर रहा था। और जब उसने अपनी स्पीड को कम किया तो वो अपना ऑर्बिट बना चुका था अराउंड द सैटर्न। दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज अमेजिंग। यानी आपका खलाई जहाज कहाँ जाके ब्रेक लगा रहा है? रिंग्स के बीच में। दैट इज टोटली अमेजिंग। बहरहाल जी, ये ऐसा मौजू है, इसके ऊपर अलग 6 लेक्चर्स चाहिए। मैं वापस आ जाता हूं उस हॉयगन्स प्रोब की तरफ जो टाइटन के ऊपर उतरा। वो हॉयगन्स प्रोब जब टाइटन पे उतरा है तो उसने एक सीक्वेंस शूट किया है 300 पिक्चर्स का। टाइम पता नहीं कहां भाग रहा है, पता नहीं टाइम कहां जा रहा है। ओके, 350 पिक्चर्स का एक पूरा एक सीक्वेंस शूट किया है, और ये 350 पिक्चर्स को मिला के फिर एक मूवी बनी है। और आप इसको YouTube पे भी देख सकते हैं और इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि हॉयगन्स प्रोब की लैंडिंग ऑन द टाइटन। बहरहाल जी, ये टाइटन पे उतरा, इसने अपना पैराशूट डिप्लॉय किया, ये टाइटन के ऊपर उतर गया। और जब टाइटन पे उतरा, उतरने के बाद भी इसने तस्वीर भेजी हैं। मैं आपको ये कुछ तस्वीर जल्दी से दिखा दूं ताकि मैं 10 मिनट में कुछ और बात भी कर सकूं।
सो नाउ इस फ्रेम में, ये वाला जो फ्रेम आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये वाले जो इमेजेस हैं, ये वाली जो साइड है, इस पर आपको टाइटन की सरफेस नजर आ रही है, व्हाइल द हॉयगन्स प्रोब इज स्टिल पासिंग थ्रू इट्स एटमॉस्फेयर। अब ये उतरा नहीं है, तो ये ऊपर ऊपर से आप देख सकते हैं कि हॉयगन्स प्रोब ने उतरते उतरते जो तस्वीर ली है, और ये वाला इमेज वो है जब ये उतर चुका है। और ये बात जहन में रखें कि जब ये उतरा है तो ये जो आपको स्टोन्स नजर आ रहे हैं इसके सामने, ये देख रहे हैं आप पत्थर, ये पत्थर नहीं है, ये बर्फ है, ये पानी की बर्फ है -170 डिग्री सेल्सियस पर। तो -170 पे बर्फ पत्थर ही बन जाएगी। तो ये जनाब, ये वाटर है, दिस पीस इज ऑफ वाटर। ये जम के एक स्टोन बना हुआ है एक -170 पे। और आगे भी जितनी रॉक्स आपको नजर आ रही हैं, इनमें से ज्यादातर रॉक्स जो हैं वो रॉक्स नहीं है, वो पानी जमा हुआ है, ये आइस है। तो जनाब, हमने पहली मर्तबा टाइटन के ऊपर अपने खलाई जहाज को उतारा, और फिर कैसीनी स्पेसक्राफ्ट ने ये कंफर्म किया कि टाइटन के ऊपर लेक्स हैं, उस पे दरिया हैं, उनके ऊपर उसके ऊपर जो है जनाब, ये आपकी समुंदर भी हैं, और उसके ऊपर आपके झील भी है, लेक झील। और ये सब किसके बने हुए हैं जनाब? लेक्स किस चीज़ की हैं? ये हैं मीथेन की। और ये मीथेन की जो लेक्स हैं, और साथ साथ अमोनिया भी है, लेकिन ईथेन और मीथेन, ये दो नाम तो जहन में रखें। तो टाइटन के ऊपर लिक्विड हालत में लेक्स मौजूद हैं, एंड इज द ओनली प्लेस जिसकी सरफेस पे लेक्स हैं आफ्टर द अर्थ। हमारे पास पानी की लेक्स हैं, टाइटन के ऊपर मीथेन और ईथेन की लेक्स हैं, और मीथेन और ईथेन बहती है वहां पर। ये जनाब रास्ते भी बनाए हुए हैं उन्होंने, मीथेन और ईथेन ने बह के टाइटन की सरफेस पे बाकायदा रास्ते बनाए हुए हैं। और मीथेन और ईथेन की बारिश भी होती है टाइटन के ऊपर। ये जो अभी मैं आपको चीज दिखाने लगा हूं, आई थिंक अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। और ये कैसीनी स्पेसक्राफ्ट के इमेजेस हैं जो उसने सैटर्न के ऑर्बिट में होते हुए खींचे हैं व्हाइल वॉचिंग टाइटन। यानी जो कैसीनी स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के गिर्द घूम रहे, साथ साथ ये टाइटन पे भी नजर रखता था। तो जनाब, ये जरा देखें, इससे अच्छा तो इमेज मैं समझता हूं कि जी नहीं हो सकता। ये देखें, इस इमेज में साथ ईयर भी लिखा हुआ है। ये जो वाइट से, और बल्कि ये देखें जी, ये जो ऐसे स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये हैं बादल। ये टाइटन के एटमॉस्फेयर में बादल हैं, और ये बादल भी मीथेन और ईथेन के हैं। और जब बादल चले गए तो ये बरसा के गए हैं पीछे बारिश, वो भी मीथेन और ईथेन की। ये नीचे देखें, सरफेस पे निशान पड़े हुए हैं। तो बादल जब कहीं से गुजर जाते हैं और नीचे सरफेस पे निशान रह जाए तो ये बारिश का निशान है। यहां पर भी बादल आए हुए हैं, जब बादल गुजर गए उस एरिया से तो नीचे ये देखिए बारिश से लेक भी भर गई है। पहले लेक भी खाली थी, ये लेक भी भर गई है। तो लिहाजा टाइटन के ऊपर मीथेन और ईथेन की बारिश होती है। सो वेन एवर यू गो टू टाइटन, तो सिगरेट नहीं पीना ठीक है, आप लाइटर जलाएंगे तो ये याद रखें कि वहाँ मीथेन और ईथेन है। और आई थिंक एवरीवन नोज कि ये आपकी जो CNGs हैं और जो घर में गैस, ये सब मीथेन है। तो ख्याल में सिगरेट नहीं पीना। बहरहाल ये जोक भी केमिकली सही नहीं था, बिकॉज मीथेन और ईथेन बर्न नहीं करेंगे अनलेस के O2 हो, ऑक्सीजन हो। बट दैट वाज जस्ट अ लेम जोक, ऐसी खामखा का जोक था। चलें जी, बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, क्विकली, टाइम खत्म हो रहा है। 2 मिनट और हैं, 3 मिनट, तो बस फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चले जाएंगे। मैं जल्दी से आ जाता हूँ, प्लूटो के हवाले से बात करते हैं। प्लूटो जो है जनाब, इसका जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है, जिसका नाम अभी मैंने लिखा भी हुआ था फिर मिट गया, कैरॉन। कैरॉन जो है ये, और प्लूटो, कैरॉन एंड प्लूटो, और हमारा मून और हम, ये दोनों सिस्टम्स यूनिक सिस्टम्स हैं कि जिसके अंदर प्लैनेट या जो सेंट्रल ऑब्जेक्ट है उससे काफी कंसिडरेबल साइज में उसका सैटेलाइट है। अर्थ 12,500 किलोमीटर का प्लैनेट है, और मून हमसे 1/4 है। और कैरॉन जो है उसका साइज 1000 किलोमीटर है, जबकि प्लूटो खुद 2200 किलोमीटर है। तो लिहाजा सेंट्रल ऑब्जेक्ट की निस्बत जो सबसे बड़ा मून है वो एक हमारा है और एक
प्लूटो का कैरॉन है। ये अपने सेंट्रल ऑब्जेक्ट की निस्बत 2 बड़े सैटेलाइट्स हैं। और जब न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था हमने 2006 में, न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट वही है जिसने प्लूटो को विजिट किया था। तो न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट को जब हमने लॉन्च किया तो प्रोग्राम ये था कि ये प्लूटो के करीब से गुजरेगा इन 2015। 2006 में न्यू होराइजन्स को हमने लॉन्च किया, 2015 में इसने प्लूटो के करीब से गुजरना था। तो जब इसको लॉन्च किया हमने, उसके बाद हमने तलाश करना शुरू किया कि क्या इसके रास्ते में कोई डेंजर तो नहीं है, क्या इसके रास्ते में कोई अननोन ऑब्जेक्ट्स ऐसे तो नहीं है जो पहले हमें नहीं पता। तो इस सर्च के दौरान हमने प्लूटो के 4 और सैटेलाइट्स डिस्कवर किए। लिहाजा अब ये जो न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो की तरफ जो हमने भेजा, अब इसने प्लूटो के जब करीब से गुजरना था और इसका रास्ता भी पहले से तय था, तो हमें पता चला जनाब वहाँ एक नहीं, वहाँ तो 5 सैटेलाइट्स हैं जो प्लूटो के गिर्द घूम रहे हैं। और फिर एक प्रॉब्लम शुरू हुआ कि कहीं ये किसी से टकरा ना जाए। तो जनाब प्लूटो के 4 नए सैटेलाइट्स डिस्कवर हुए। ये और बात है कि ये खलाई जहाज़ किसी से नहीं टकराया, और मैं उनके नाम लेता हूँ आपके सामने, आप सुने। ये चारों सैटेलाइट्स बहुत छोटे हैं, 5-4 किलोमीटर के हैं, और ये भी प्लूटो के गिर्द घूम रहे हैं और अपने एक्सिस पर भी घूम रहे हैं। और जनाब कैरॉन जो है वो भी प्लूटो के गिर्द घूम रहा है और अपने एक्सिस के ऊपर भी घूमता है। ये जनाब अब मैं नाम लेने लगा हूं। प्लूटो के 5 सैटेलाइट्स कौन कौन से हैं? एक तो है सबसे बड़ा कैरॉन, 960 किलोमीटर इसका डायमीटर है। फिर है जनाब स्टिक्स, फिर है निक्स, हाइड्रा एंड केरबीरोस। स्टिक्स, STIX, NIX, निक्स, हाइड्रा एंड केरबीरोस। लिहाजा ये जो 5 ये जो ये जी माइक्रोफोन आई थिंक ऑन है, किसी का माइक्रोफोन अगर आप ऑफ कर लें। माइक्रोफोन ऑन है किसी का जी? ये जी माइक्रोफोन ऑन है किसी का, अगर माइक्रोफोन ऑफ कर लें जी। माइक्रोफोन ऑन है जी, काइंडली माइक्रोफोन ऑफ कर लें जी। ओके जी, थैंक यू। बस बात को कंप्लीट करते हैं। और आई थिंक थोड़ी सी बीच में डिस्टर्बेंस हो गई जी, किसी साहब का माइक्रोफोन ऑन था। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था प्लूटो के 5 सैटेलाइट्स की। तो ये जो 5 सैटेलाइट्स हैं, कैरॉन एंड स्टिक्स एंड निक्स एंड हाइड्रा एंड केरबीरोस, तो इन्होंने अच्छा जी, इन 5 सैटेलाइट्स ने जो न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के करीब से जिसने गुजरना था, तो ये जो पांचों सैटेलाइट्स हैं, इन्होंने उस खलाई जहाज़ को कुछ नहीं कहा। और ना सिर्फ कुछ नहीं कहा, बल्कि ये बड़ा एक यूनिक हमारे पास चांस हमें मिला कि हम उसके करीब से गुजरे, प्लूटो के करीब से गुजरे, और हमने इन 5 सैटेलाइट्स के इमेजेस लिए, और वो खलाई जहाज़ जो है वो गुजर के आगे चला गया न्यू होराइजन्स। और आज हमारे पास इन 5 सैटेलाइट्स के इमेजेस मौजूद हैं, उतनी डिटेल में मौजूद हैं कि यहाँ से बैठ के वो डिटेल हमें किसी टेलीस्कोप से नज़र नहीं आनी। तो जनाब सैटेलाइट्स की ये कन्फिगरेशन है, ये बात है। मैं आखिरी बात जल्दी से ऐड कर दूं जी, बीच में ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई। दो ऐसे सिस्टम्स हैं जिसमें सैटेलाइट और सेंट्रल ऑब्जेक्ट टाइडली लॉक्ड हैं। टाइडली लॉक्ड का मतलब है एक दूसरे की तरफ फेस रखते हैं, एक प्लूटो है और प्लूटो का जो सैटेलाइट है कैरॉन, ये टाइडली लॉक्ड है एक दूसरे के साथ। जब ये घूमते हैं तो बिल्कुल एक दूसरे की तरफ फेस रखते हैं। और एक जनाब यहाँ ऊपर मैंने लिखा था डाइसनोमिया, और उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है सेडना, ये भी आपस में टाइडली लॉक्ड हैं और ये भी एक दूसरे की तरफ फेस रखते हैं।
और एक दूसरे के गिर्द घूमते रहते हैं। लिहाजा ये दो सिस्टम्स ऐसे हैं कि जो आपस में टाइडली लॉक्ड हैं। बस जी, थैंक यू वेरी मच। आज टाइम बिल्कुल फ्लाई ऑफ कर गया जल्दी से, और अगर मौका मिलेगा और मज़ीद डिटेल्स इसमें कुछ रह गई हैं तो वो मैं अगली दफ़ा इंशाल्लाह आपसे शेयर करता हूँ। अभी आपने कुछ पूछना है तो पूछें। मैं यहाँ रोकता हूँ जी। जी प्लीज़। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। पहली चीज़ तो ये है कि मून की जो फॉर्मेशन है, अर्थ के साथ कोई चीज़, हमारा ख्याल है कि कोई चीज़ ऐसी टकराई कि उससे बहुत सारा हमारा जो मटेरियल है, जो कचरा है, वो बाहर निकला। लेकिन आपने कहा कि L2 पर या किसी और लग्रांज पॉइंट के ऊपर वो कचरा जमा क्यों नहीं है, तो उसके लिए स्पेसिफिक स्पीड होना ज़रूरी है। अगर वो स्पेसिफिक स्पीड नहीं, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ना, लग्रांज पॉइंट्स जो हैं L1, L2, L3, L4, L5, ये आप ये समझें कि ये बैलेंसिंग पॉइंट्स हैं। यहाँ चीज़ें खुद से जाके बैलेंस नहीं होगी, आपको डेलिबरेटली उसको रख के बैलेंस करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो बैलेंस में आ जाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितना कुछ अर्थ ने बाहर फेंका होगा वो सब इन पॉइंट्स पर ज़रूर पहुंचा होगा और वो वहाँ पर रहा भी होगा। ज़्यादातर जो मटेरियल है वो अर्थ के ऑर्बिट में ही था, क्योंकि कुछ कोलिजन इस तरह का था कि उसने सॉर्ट ऑफ अर्थ के गिर्द एक रिंग बनाया, और रिंग बनाने के बाद 90% मटेरियल रिंग की शक्ल में आया, फिर वो रिंग आपस में जुड़ता जुड़ता मून की शक्ल इख्तियार कर गया। तो ये थ्योरी है, यानी सारा मटेरियल जो ज़मीन से निकला वो इतना ज़्यादा कोई फेवरेबल कंडीशन के साथ नहीं निकला कि वो लेग्रांज पॉइंट तक पहुंचता। इतनी स्पीड नहीं थी उसके अंदर, इतनी उसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, और जो कुछ मटेरियल था वो हमारे ऑर्बिट में ही जो है वो जमा होकर उसने जो है वो मून बना लिया। और दूसरा पॉइंट आपका क्या था जी? सॉरी, बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। काइंडली दूसरा पॉइंट रिवाइज कर दें, क्या था जी? ओ यस यस जी, ठीक 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 है जी, ठीक। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं ये बता देता हूँ। हमारा मून जो है जी, बिल्कुल वो अपने एक ही फेस को हमारी तरफ करके रखता है। इसको हम टाइडल लॉकिंग कहते हैं। ये टाइडल लॉकिंग मून में है, लेकिन मून के लिए अर्थ में नहीं है। तो मून हमारे लिहाज से टाइडली लॉक्ड है। मिसाल के तौर पे जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी ये साइड जो है, अगर ये थोड़ी सी भारी है, तो ये ऑब्जेक्ट जब सेंट्रल ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमेगा तो इसी साइड को वो इस तरफ रखेगा, क्योंकि ये साइड थोड़ी सी बाकी स्ट्रक्चर की निस्बत भारी है। तो हमारा मून जो है वो एक फेस को हमारी तरफ रखता है। सपोज दिस माई हैंड इज अर्थ, दिस इज मून। तो ये मून एक को हमारी तरफ रखता है। तो आप गौर करें तो ये अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है। तो जितनी देर में ये अपने एक दफा अपने ऑर्बिट घूम जाता है, उतनी देर में ये अपने एक्सिस पर भी एक दफा घूम जाता है। तो ये टाइडली लॉक्ड है इस तरह। और जैसे मैंने कहा कि कैरॉन जो है वो भी प्लूटो के साथ टाइडली लॉक्ड है, लेकिन वहां प्लूटो भी उसके साथ, यानी दोनों एक एक फेस ही एक दूसरे की तरफ रखते हैं। हमारा सिर्फ मून टाइडली लॉक्ड है, हम उसके साथ टाइडली लॉक्ड नहीं है।
तो बिकॉज ये साइड उसकी भारी है दूसरी साइड की निस्बत, ये इस वजह से होता है। जी जी बताएं जी। नहीं जी, दैट दैट क्वेश्चन बिलोंग्स टू कंप्लीट टोटली फिजिक्स। ऐसा नहीं है, ये साइड्स पुल नहीं करती। ये साइड्स नहीं पुल करती कि वो साइड हल्की है तो ये साइड भारी है तो मून भारी साइड की बात मान के अंदर आना शुरू हो जाएगा। दैट इज नॉट द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट। मून का हमसे दूर जाना या किसी ऑब्जेक्ट का अपने ऑर्बिट को डिग्रेड करना, ये उसकी साइड्स पर डिपेंड नहीं करता, ये ओवरऑल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा मून जो है वो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है और हमसे दूर जा रहा है, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। उसकी रीजंस में हमारे ओशंस भी हैं, उसके अंदर हमारे मून के ऊपर जो दूसरे प्लैनेट्स की ग्रेविटी का असर है वो भी है। हमारे जो ओशंस हैं और हमारे ज़मीन के अंदर जो लावा है और हमारी जो प्लैनेट की सरफेस है वो बड़ी सोलर सिस्टम में यूनिक है, इस तरह का कोई प्लैनेट नहीं है। और तो हम मून के ऊपर कैसा असर डालते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। और बाकी ये कि मून अपना भारी फेस इस तरफ रखता है, लेकिन ओवरऑल जो मून के ऊपर इफेक्ट है वो यही है कि ये हमसे दूर जा रहा है बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज आर ओशंस, और ये सब चीज़ें मिलाकर। मार्स का जो केस है वो ज़रा डिफरेंट है क्योंकि मार्स पे ओशंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो वहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है वो कुछ इस तरह की है कि उनके ऑर्बिट्स डिग्रेड हो रहे हैं, इसका ऑर्बिट जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है। इसमें फेस का कोई लेना देना नहीं है कि जी वो कोई फेस उसको खींचेगा तो इधर आएगा, ये ओवरऑल इफेक्ट है ग्रेविटी का। अच्छा, ये ओवर द टाइम मेरी एक आदत सी डेवलप हो गई है कि इवन जब मैं क्लास रूम में भी अपने एंटर होता हूँ फिज़िक्स के लेक्चर के लिए, तो मैं क्लास में पहुँच के स्टूडेंट से पूछता हूँ जी क्या पढ़ना था आज। तो प्रिपरेशन का तो वो आइडिया जो है ना ख़त्म ही हो चुका हुआ है। तो ये जो आज मैंने जो बात की है, सारा जो मौजू था, ये हार्डली कुछ घंटे पहले मैंने सोचा कि आज मैं इस पे बात करता हूँ। तो अगले लेक्चर का प्लान सच अभी तक तो कुछ है नहीं, लेकिन चलें आज आप कहते हैं तो अभी से प्लान बना लेते हैं। ऐसा करते हैं जनाब, बल्कि एक काम करें, आप सजेस्ट करें, आप बताएं कि सोलर सिस्टम में कोई ऐसी बात जिस पे हम बात करें। आपकी तरफ से क्या सजेशन है? जी बताएं जी, बताएं, बता दें जी बिल्कुल। बैरी सेंटर पे बात कर लेंगे, बिल्कुल कर लेते हैं जी। बैरी सेंटर तो एक मतलब ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स इशू नहीं है, बैरी सेंटर पे बात कर लेंगे। मेन जो कोई इशू, मेन जो मौजू है ना वो कोई आप मुझे बता दें, क्योंकि बैरी सेंटर तो बीच में आ जाएगा, वो मसला नहीं है, वो करेंगे बात।
दैट इज़ प्योर फिजिक्स, दैट इज़ प्योर फिजिक्स, वो एक अलग इशू है। अभी हम सोलर सिस्टम के हवाले से बात कर रहे हैं, इस पे बताएं जी। अच्छा चलें, एक काम करते हैं जी, बैरी सेंटर पे बात कर लेते हैं अगले मौजू में, और अगले मौजू में अगले लेक्चर में सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन पे बात करते हैं, सोलर सिस्टम बना कैसे था, इस पे बात कर लेते हैं। ठीक हो गया? चलें, ठीक है जी, डन हो गया, डन हो गया। ठीक है ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। ये जी जी जी, वहाब भाई कुछ कह रहे हैं। जी ये तो अभी हार्डली एक 5 सेकंड में ड्रॉ किए ना आप, मुझे कोई ब्रश पेंट दे तो मैं टाइम लगाऊं, फिर अच्छी पेंटिंग बनेगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें कैसीनी डिवीजन है, एंकेस डिवीजन नहीं है इसके अंदर। कमाल है। आ, बहुत ज़बरदस्त लैंडिंग है। मैं शेयर कर देता हूँ वीडियो इसकी, डाउनलोड करके और शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, आप सब देखें। और काफ़ी टाइम लगा इसको लैंड करने में। इसने अपना पैराशूट डिप्लॉय किया, फिर एक मेन पैराशूट खुला, फिर आस्ता आस्ता ये नीचे आया, फिर ये नीचे आता आता तस्वीरें खींचता गया, हॉयगन्स प्रोब, और फिर कैसे इसने लैंडिंग की। अमेजिंग, दैट वाज 2004 की बात है। ज़बरदस्त। मैं शेयर करता हूँ जी अभी 10-15 मिनट में, ज़रूर। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। बस ये बाहर नज़र आ गई है जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल- अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।